हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है कि आखिरकार सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी 2020 का रिजल्ट जो है वो घोषित कर ही दिया है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दो वीडियो में बता देता हूं। तो कुछ डिटेल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपसे पास टाइम से पहुंच जाए। तो उसमें एक सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से प्लेलिस्ट है व्यूवर्स, तो आप ध्यान रखिएगा। मैं सारी वीडियो जो है अपनी सीसीएस यूनिवर्सिटी से जो भी कोई रिलेटेड होती है तो वो मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं, तो आप जो है उस प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि सर उनके कॉलेजेस का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूं कि अभी रिजल्ट आज से अपलोड होना शुरू हुआ है। तो रिजल्ट जो है वो आ रहा है। कुछ कॉलेजेस का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अभी लगभग 25% कॉलेजेस का ही रिजल्ट आया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, क्योंकि 1000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो 200 के आसपास कॉलेजेस का रिजल्ट जो है वो अभी तक आया है। अभी रिजल्ट की अपलोडिंग चल रही है, 2-3 दिन तक चलेगी और रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो आप लोग चेक करते रहिएगा। दूसरा स्टूडेंट्स, कुछ कॉलेजेस से क्योंकि इंटरनल मार्क्स नहीं गए थे, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी ने लेटर भी इशू किया है। तो आपको वो रिजल्ट 23 तारीख के बाद ऐसे कॉलेजेस का आ पाएगा। तो आप अपने अपना रोल नंबर वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की जो है वो अपना देखते रहिएगा। हो सकता है कि आप पे कॉलेजेस के रिजल्ट आ जाएं। तो अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूं कि आपका रिजल्ट जिन बच्चों का आ चुका है या जिन बच्चों का कमिंग 1-2-3 दिन में या 4 दिन में आ जाएगा, और फ्यूचर में ऐसे स्टूडेंट्स जो एनईपी 2020 में पढ़ें तो उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे यूपी में है। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश में जो नियम लागू है एनईपी 2020 का, तो मैं आपको उससे रिलेटेड बता रहा हूं। इसके बाद किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे यूपी के बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ में कोई नियम चेंज हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और यूपी की जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको नियमों के बारे में बता देता हूँ। तो इसलिए वीडियो को स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरी बात आपको पहली बारी में समझ में ना आए तो वीडियो को आप बार बार जो है उसको सुन लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप जिस भी किसी कॉलेज के पढ़ते हैं तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बता दीजिएगा। अब देखिए नियम क्या है, ध्यान से ये बच्चे समझ लेंगे, क्योंकि आज देखिए 20 जनवरी 2023 है, और आज ही सीसीएस यूनिवर्सिटी ने सुबह से अपने रिजल्ट अपलोड करने शुरू किए थे। तो परेशानी कहाँ आ रही है? सबसे पहले तो देखिए परेशानी ये आ रही है कि जो आपकी मार्कशीट आई है, मैंने भी देखी है कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट। तो मैं गाजियाबाद का बता देता हूं, कॉलेज का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन गाजियाबाद के कॉलेजेस की जो मार्कशीट आई है अभी प्रिंट होकर के, यानी कि जो अपलोड हुई है रिजल्ट पर, तो उसमें आपको एक तरीके से ये दिखा होगा PPFFP। तो देखिए, P का मतलब तो है पास और F का मतलब है फेल। ठीक है, शॉर्ट में मार्कशीट में दे रखा है P फॉर पास और F फॉर फेल। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स स्टूडेंट्स के दे रखे हैं कि उनको 40 नंबर 40 मार्क्स उनको पास होने के लिए चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने साफ उसमें क्लियर मेंशन कर रखा है, जो आपका दूसरे नंबर का कॉलम है, आप अपनी मार्कशीट को बड़े ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिख रखा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके हैं 40 मार्क्स। तो उसमें एक क्राइटेरिया बना रखा है उसमें,
अब 40 मार्क्स कैसे हैं, वो स्टूडेंट्स इस नियम को बड़े ध्यान से समझ लें, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस नियम का नहीं पता। हालांकि मैं इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूं, आपने हो सकता है ध्यान से ना सुनी हो, ना देखी हो। तो अब क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया है या 1-2 दिन में आने वाला है और कॉलेजेस का, और दूसरा जो है फ्यूचर में स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी कोई एनईपी में स्टडी करेंगे, तो वो भी स्टूडेंट्स इस नियम को बहुत ध्यान से समझ लें। नियम ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए, पहले मैं बीकॉम का बता देता हूं आपको, आप बीकॉम के बच्चे और बीएससी के बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? तो आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। बीए का थोड़ा सा मैटर अलग है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं बीए में। बीकॉम में सब्जेक्ट जो है वो लगभग सेम होते हैं, और बीएससी में भी थोड़ा सा बच्चे चेंज कर लेते हैं। तो जहां सब्जेक्ट चेंज है वहां थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, लेकिन जहां सब्जेक्ट सेम है लाइक बीकॉम कोर्स में, तो वहां पर यह नियम पूरा लागू होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 40 नंबर आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए चाहिए। तो अब वो 40 नंबर का क्राइटेरिया क्या है? तो जो आपने इंटरनल के पेपर दिए थे 25 नंबर के आपके, तो उसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 10 नंबर तो जरूर चाहिए थे, क्योंकि 25 का 40% होता है 10, तो 10 नंबर तो आपको पास होने के लिए जरूर चाहिए थे। उसके अलावा जो अब आपका 75 नंबर का एक्सटर्नल का पेपर था, अब 75 नंबर से आपको पास होने के लिए कम से कम जो है उसमें आपको 25 नंबर जरूर चाहिए। 25 नंबर ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि 75 का 33% जो होता है वो आपका 25 नंबर होता है। तो अगर आपके 40 नंबर आ जाते हैं, किस तरीके से? 2 तरीके हैं। एक तो आपने मान लीजिए इंटरनल में ले लिए 16 नंबर, और चूंकि 25 में से लिए आपने, उसके बाद आपने एक्सटर्नल में ले लिए 75 में से 24 नंबर, तो दोनों का टोटल हो गया 40। तो आप फेल हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि 75 में से आपको 25 नंबर हर हालत में पास होने के लिए चाहिए, क्योंकि रिटर्न पेपर में आपने 75 में से केवल 24 ही नंबर लिए, जो कि 33% नहीं है। 33% होता है 25 नंबर। तो अगर आप 25 प्लस 15 ले आते हैं, 15 इंटरनल में, तो आपका टोटल है 40, तो आप पास हो जाते हैं। आप ले आए 26 नंबर प्लस 13 नंबर इंटरनल में ले आते हैं, तो आपका टोटल हो गया 39। तो यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया रख रही है 40 नंबर का मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो आप फेल हैं। क्यों? क्योंकि आप भले ही चाहे 26 नंबर ले आए 75 में से, और आप 13 नंबर ले आए इंटरनल में से, तो दोनों का टोटल हो गया 39, यानी कि 39। तो आपको मिनिमम चाहिए 40 नंबर पास होने के लिए, तो आप फेल हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई हैं। पहली कैटेगरी आपकी हो गई कि आपके 24 नंबर आ जाते हैं 75 में से, और आप इंटरनल में अगर आपके आ जाते हैं 15 नंबर या 16 नंबर या 17 नंबर या 18 नंबर, तो इन दोनों का जो भी कोई टोटल होगा, भली चाहे 40 से ज़्यादा होगा, 42, 43, 45 बैठ जाता है, तो आप फेल हैं, क्योंकि आपके 25 नंबर 75 में से नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कि आप जो हैं 26 नंबर ले आते हैं या 27 नंबर ले आते हैं 75 में से, और उधर आप इंटरनल में आप जो हैं 16 नंबर या 17 नंबर ले आते हैं, जब भी आपका टोटल बैठ जाता है 43, 44, 45, तो आप पास हैं, क्योंकि आपने वो 33% का क्राइटेरिया पास कर लिया थ्योरी पेपर में। तीसरी कैटेगरी आपकी बैठती है 24, 75 वाली आपकी, या तीसरी वाली ये कि आप 26, 27 नंबर ले आए, मान लीजिए 26 नंबर ले आए, लेकिन उधर आप 13 नंबर ले आए, तो टोटल हो गया 39, तब भी आप फेल हैं। ठीक है, तीनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी। तो मिनिमम आपको 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। ऐसे स्टूडेंट ये सोचें
कि हमारे इंटरनल में तो टीचर हमें जो है दे दें 25 में से 22 नंबर या 23 नंबर, और पास होने के लिए केवल हमें चाहिए 40 नंबर। तो अगर 22 नंबर टीचर ने आपको दे दिए इंटरनल में, और एक्सटर्नल में आपने ये सोचा होगा कि 75 में से अगर मैं 18 नंबर ले आऊं तो मैं टोटल मिलाकर के पास हो गया, तो टोटल हो गए 40 नंबर। तो ये आप लोगों की सोच थोड़ी सी गलत है। आपको इस सोच को आगे के लिए इंप्रूव करना होगा, क्योंकि आपको 25 नंबर 75 में से लाने ही लाने हैं। ये तो हो गई बिल्कुल क्लियर बात। मैंने आपको चारों कंडीशन समझा दी हैं। ना समझ में आई हो, एक बार आप फिर इसको वीडियो को दोबारा से सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनल के मार्क्स नहीं दिए। देखिए यूनिवर्सिटी का नियम क्या कहता है, एनईपी 2020 का, वो नियम ये है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनल के पेपर सीरियसली नहीं लिए कि भाई चलो ठीक है कॉलेज में ही तो हो रहे हैं, हम नहीं इंटरनल के एग्जाम देते हैं तो अब हम पास तो हो जाएंगे। तो ऐसे आप पास नहीं होंगे, क्योंकि आपको इंटरनल के मार्क्स में तो दिए जाएंगे 0, क्योंकि आपने पेपर नहीं दिया। और अगर आपको तब पास होना जरूरी है, तब आपको 75 में से, पहले तो देखिए यूनिवर्सिटी ने ये कहा था, मैं अगर लास्ट ईयर की बात बताऊं, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हम लोगों ने अटेंड करी थी, जब पिछले साल मई में पेपर हुए थे तो यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई थी, तब 33% का क्राइटेरिया था कि तब आपको 75 में से 33 नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया था 35 नंबर का। इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट है अभी तो, क्योंकि लेकिन जो मैंने यार मार्कशीट देखी है बच्चों की नेट पे, तो उसमें हर जगह मिनिमम 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो इसके मैं एक वीडियो कल बना दूंगा या परसों बना दूंगा, जैसे ये मुझे पॉइंट क्लियर होता है। अगर हम मीटिंग की बात करें पिछले साल मई की, जो यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में अपनी ली थी, तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरनल के मार्क्स नहीं दिए और उनके 0 नंबर रखे गए हैं या एब्सेंट उनकी रखी गई है, तो 75 नंबर का अब आपका पेपर रह गया, क्योंकि 25 नंबर तो आपके 0 नंबर हो गए। अगर यूनिवर्सिटी ने ये नियम रखा है कि आपको 33 नंबर लेने हैं, तो आपको 75 में से 33 ही नंबर लाने पड़ेंगे तो आप पास होंगे। और यूनिवर्सिटी ने क्योंकि 40 नंबर का अगर क्राइटेरिया रखा है, तो आपको पास होने के लिए 75 में से 40 ही नंबर लाने होंगे। अगर एक भी नंबर आपका कम रह गया तो आपके 39 नंबर यानी कि 39 मार्क्स रह जाएंगे, तो आप उस पेपर में फेल हो जाएंगे। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब ये 33 का क्राइटेरिया है या 40 का क्राइटेरिया है, जैसे मेरे को इस रूल्स का क्लियर हो जाएगा तो मैं इस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। फिलहाल आपको ये बात ध्यान रखना है। आगे के लिए भी ऐसे जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के लिए उन्होंने अपने इंटरनल के मार्क्स नहीं दिए, तो वहां पर भी ये बात आपकी लागू होती है। और थर्ड सेमेस्टर के, क्योंकि अब एग्जामिनेशन फॉर्म 2-3 दिन में आने वाले हैं, अगर आप लोगों ने इंटरनल के मार्क्स नहीं, अपने एग्जाम नहीं दिए हैं, तो अपना इंटरनल के एग्जाम जरूर दें, क्योंकि अगर 0 नंबर आपकी चली जाती है तो आपको फिर 75 में से 33 या 40, जो भी कोई यूनिवर्सिटी ने नियम रखा है, तो वो आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। तो ये आपका बीकॉम की मैं बात करूं अगर फर्स्ट सेमेस्टर की, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और कुछ बच्चों ने या तो बिजनेस कम्युनिकेशन लिया था या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया था। तो इनमें से जो भी कोई एक बच्चों ने लिया, तो ये तो बात हो गई आपकी 3 पेपर से रिलेटेड, जो आपके पेपर्स थे, ठीक है, कॉमर्स के आपके मेजर के 3 पेपर। अब मैं बात करता हूं को करिकुलर की, जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था, या आपका सेकंड सेमेस्टर में आपका जो पेपर था फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो उसमें आपको पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। अगर आपके 39 नंबर भी आ गए तो भी आप उस पेपर में फेल हो जाएंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्यू लिखा है, Q4 आपका क्वालिफाइंग, यानी कि आपको वो पास करना जरूरी है पेपर। तो 40 नंबर तो उसमें चाहिए ही चाहिए आपको, जो कि आपका MCQs का पेपर था। एक पेपर था आपका माइनर का, माइनर इलेक्टिव का, जो कि बीकॉम वालों ने किसी अदर स्ट्रीम का लिया था। तो बहुत सारे बच्चों ने, जैसे मैंने मार्कशीट देखी है, तो उनमें प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ
बैंकिंग लिया था किसी पेपर ने, सॉरी स्किल डेवलपमेंट का पेपर था, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, जो कि स्किल डेवलपमेंट का पेपर था। तो जितने भी ये आपके स्किल डेवलपमेंट के पेपर हैं, तो इसमें 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है और 40 नंबर का आपका थ्योरी बेस्ड है। तो एक्चुअली ये पेपर हो गया पूरे 100 मार्क्स का। इसके मार्क्स आपके ऐड होंगे, तो इसमें भी आपको 40 नंबर मिनिमम पास होने के लिए चाहिए। तो ये पेपर जो है आगे भी जो आपके थर्ड सेमेस्टर में जो इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं बीए बीकॉम बीएससी के, तो वो कॉलेज ही ये पेपर लेगा, तो आपको जो है वो मार्क्स कॉलेज ही देंगे, यूनिवर्सिटी से इसका पेपर नहीं होगा। और एक पेपर आपने पढ़ा था माइनर इलेक्टिव। माइनर इलेक्टिव में बहुत सारे सब्जेक्ट्स से, किसी ने हेल्थ पर्सन एंड एनवायरमेंटल लिया था, किसी ने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग लिया था, किसी ने हिंदी ले ली थी, किसी ने पॉलिटिकल साइंस ले ली थी। तो बच्चों ने अपनी अपनी पसंद का पेपर लिया था। तो उसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस थे और आपको 5 क्वेश्चंस करने थे लॉन्ग। तो इस वजह से ये आपका इसमें भी पास होने के लिए आपको 100 में से 40 नंबर चाहिए। इसके भी नंबर ऐड होंगे आपकी मार्कशीट में। केवल फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जितने भी को करिकुलर वाले सब्जेक्ट हैं 6 के 6 सेमेस्टर में, तो इनके मार्क्स आपकी परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं माइनर के, मेजर के और स्किल डेवलपमेंट के, तो इनके सबके मार्क्स ऐड होंगे, आपकी परसेंटेज बनेगी। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम 2 पेपर में फेल हो गए, हम 3 पेपर में फेल हो गए, हम 4 पेपर में फेल हो गए, हम सारे पेपर में फेल हो गए, तो अब हम क्या करें। देखिए इसका रूल क्या है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब क्योंकि एक परिस्थिति थोड़ी सी ये आ गई है कि अब आपके थर्ड सेमेस्टर की भी लगभग पढ़ाई पूरी हो चुकी है। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाले हैं, 2-4 दिन में यूनिवर्सिटी दे देगी और 15-20 दिन बाद फिर उसके बाद आपकी जो है पेपर की डेट भी आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे आप लोग बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में हैं या बीए के थर्ड सेमेस्टर में या बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो उसमें आप थर्ड सेमेस्टर के पेपर देंगे या फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देंगे। देखिए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो भी कोई है, चाहे आप एक पेपर में फेल हैं तो आप बैक पेपर दे सकते हैं। अगर आप 2 पेपर में फेल हैं या 3 पेपर में फेल हैं या 4 पेपर में फेल हैं या सारे ही पेपर में फेल हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल तो प्योर हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्स स्टूडेंट। लेकिन एनईपी का नियम थोड़ा सा अलग है। एनईपी का नियम ये कहता है कि आप एक क्लास को 3 साल में पास कर सकते हैं, यानी कि आपको एक ईयर में आप वो पेपर 3 बारी आपको यूनिवर्सिटी मौका देगी। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, आप फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर 3 बारी दे सकते हैं। यानी कि अब आप थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर देंगे, तो थर्ड सेमेस्टर के पेपर में देने के साथ साथ आप या तो एक पेपर में फेल हो या 2 पेपर में फेल हो या 5 के 5 या 6 के 6 पेपर में फेल हो, तो आपका कोई बैक पेपर अलग से नहीं होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अपना मेन पेपर देंगे, वही पेपर आपके लिए बैक पेपर कहलाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अगर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होगा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वो जो इस समय एट प्रेजेंट टाइम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वो मेन पेपर होगा, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो बैक पेपर होगा। तो उन बच्चों के साथ में ही आपको वो वाला पेपर देना पड़ेगा, अलग से आपका कोई पेपर नहीं होगा। तो अगर आप स्टूडेंट्स सारे पेपर में फेल हैं या 4 पेपर में या 2 पेपर में फेल हैं, तो आप थर्ड सेमेस्टर के पेपर देने के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर के वो सारे पेपर आप दे सकते हैं। पेपर क्लैश इसलिए नहीं होता, या तो शिफ्ट अलग होती है या आपका जो एग्जाम का डे है वो अलग होता है। अगर सर्दियों का टाइम चल रहा है, जैसे इस समय पेपर चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, या तो 9 से 12 चल रहे हैं या 2 से 5 चल रहे हैं, तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर के पेपर हैं, सेम डे पेपर होता है, तो 2 से 5 आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा और 9 से 12 आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो सकता है।
तो अगर एक दिन में पेपर होता है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, तो आपका जो टाइमिंग है वो अलग होगा। और अगर आपका पेपर एक दिन अगर थर्ड सेमेस्टर का पेपर होता है तो एक दिन फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका पेपर क्लैश नहीं करेगा। तो ये टेंशन भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब सेम सिचुएशन यही है, अब क्योंकि 20-25 दिन बाद या एक महीने बाद सेकंड सेमेस्टर का पेपर आएगा, रिजल्ट आएगा आपका, आप उसमें भी फेल हो जाते हैं अगर एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट में, तो जब आप फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देंगे तो उसके साथ आप सेकंड सेमेस्टर के भी पेपर देंगे इसी तरीके से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो फ्यूचर में आगे कमिंग फ्यूचर में स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखें तो ये बात ध्यान से समझ लें, पास जरूर हो जाएं, फेल ना हो। क्योंकि आप या तो थर्ड सेमेस्टर के पेपर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कैसे देंगे, और द फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देने के साथ आप सेकंड सेमेस्टर के पेपर कैसे देंगे, क्योंकि तैयारी तो आप थर्ड सेमेस्टर ही कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपने एक साल पहले पढ़ा था तो आपको दोबारा उन किताबों को देखना पड़ेगा। तो या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे लीजिए या आप थर्ड सेमेस्टर के पेपर दे लीजिए, या आप फोर्थ सेमेस्टर के पेपर दे लीजिए या आप सेकंड सेमेस्टर के पेपर दे लीजिए। तो बर्डन आप पर ही पड़ना है, मार्क्स थोड़े बहुत कम लेकर के पास हो जाए लेकिन फेल ना हो, उससे आप लोगों को ही नुकसान होगा। ये बात मैं समझता हूं मैंने बहुत डिटेल में बता दी है, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, कोई भी वीडियो जो में आपको बात समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बीए की बात कर लेते हैं। बीए में देखिए आप कि जिन बच्चों के पास एजुकेशन रही है तो उसमें आपका एक थ्योरी पेपर भी रहा है, आपका एक प्रैक्टिकल पेपर भी रहा है। जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस रही है तो उनके पास एक थ्योरी पेपर भी रहा है और उनके पास एक प्रैक्टिकल पेपर भी रहा है। और अगर मान लीजिए आपके पास हिंदी है या इंग्लिश है या हिस्ट्री रही है या आपके पास सोशियोलॉजी रही है तो उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, तो इसलिए आपके 5 पेपर तो वैसे ही हो गए। यानी कि जिन बच्चों ने हिंदी, हिस्ट्री या आपका और कोई सब्जेक्ट लिया है, तीसरा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपके 3 सब्जेक्ट बैठते हैं। और जिन बच्चों ने एजुकेशन ली है उसके 2 पेपर हो गए, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। और आपने अगर पॉलिटिकल साइंस लिया है तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। और जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी लिया है, सोशियोलॉजी में भी आपके अगर आप 6 क्रेडिट का पेपर लेते हैं तो आपके 5 पेपर हो गए ये। और अगर आपने 4 क्रेडिट वाला पेपर लिया है तो आपके एक प्रैक्टिकल भी आपको जोड़ देना होगा, तो आपके हो गए 6 पेपर। देखिए मैं एक बात फिर आपको ध्यान से समझा देना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ने आपको चॉइस दी है, आप सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा सोच समझकर अपने सब्जेक्ट चूज करें, क्योंकि 6 क्रेडिट से ज़्यादा का कोई भी पेपर नहीं है एनईपी में। और 1 क्रेडिट मतलब 15 लेक्चर होते हैं। इस तरीके से 6 लेक्चर यानी कि 15 6 90, एक सब्जेक्ट 90 लेक्चर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 6 क्रेडिट का मतलब 90 लेक्चर, 1 क्रेडिट मतलब 15 लेक्चर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आप 4 क्रेडिट का, जैसे सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में एक सब्जेक्ट है 6 क्रेडिट का, तो अगर आप वो पेपर ले लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देना। लेकिन अगर आप दूसरा उसके चॉइस में जो सब्जेक्ट दे रखा है तो वो 4 क्रेडिट का है, तो 15 चौके 60, तो 60 नंबर का आपका यानी कि 60 क्रेडिट का आपका एक पेपर हो गया। और 2 क्रेडिट का आपका 15 2 या 30 यानी कि 30 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो इस तरीके से आपके 60 + 30 = 90 आप पे क्रेडिट हो गए। तो भाई प्रैक्टिकल अगर लेना है तो फिर प्रैक्टिकल के लायक आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होगा, फिर आपको सारे काम करने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस सब्जेक्ट को मत लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट ध्यान नहीं देता। तो इसलिए आपको अगर स्टडी करनी है तो उन दोनों को लेना होगा, 4 + 2 क्रेडिट वाले पेपर को। और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देना चाहते हैं तो आप जो है 6 क्रेडिट वाला पेपर ले लीजिए। वो सीधी सी बात है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी
तभी आप NEP को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो ये मैंने जानकारी आपको दे दी सारी की सारी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपने जो है प्रिपरेशन जरूर अच्छे से करिएगा और रिजल्ट आपके 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। और जिन कॉलेजेस के अगर इंटरनल के मार्क्स अभी भी नहीं पहुंचे हैं तो अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, वो बतानी रह गई है कि कुछ मार्कशीट मैंने आज देखी हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट है स्किल डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। तो उसमें क्या है कि कुछ बच्चों पे स्टार लगा हुआ है, मतलब वो फेल है। फेल इन द सेंस कि अगर उनको जो मार्क्स दिए गए हैं 40 में से, रिटर्न में से किसी को दे दिए गए हैं 20 नंबर या 18 नंबर, उसके साथ AB लिखा हुआ है, AB मतलब वो एब्सेंट है। या तो उस कॉलेज ने अगर इंटरनल के मार्क्स नहीं भेजे हैं, ये बात हो सकती है, या अगर इंटरनल के मार्क्स भेजे हैं तो वो मार्कशीट में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो मार्क्स ऐड नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वो 60 नंबर का प्रैक्टिकल था। दोनों को मिलाकर के 100 मार्क्स का स्किल डेवलपमेंट का पेपर आपका बैठता है। तो इसलिए वो बच्चा इसलिए फेल है। तो इसलिए अगर आप अपनी मार्कशीट में स्किल डेवलपमेंट के पेपर में देखें स्टार लगा हुआ है और AB लिखा हुआ है, तो आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उन्होंने इंटरनल के मार्क्स भेज दिए हैं। अगर वो कह देते हैं कि भेज दिए हैं तो आप टेंशन मत लेना, वो यूनिवर्सिटी उसको दोबारा से अपडेट करके आपके रिजल्ट को 2-4 दिन बाद दोबारा से उसको डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है व्यूअर्स, तो फिर मिलते हैं जैसे ही मेरे को 33 नंबर वाली और 40 नंबर वाली जानकारी हो पाती है, क्योंकि मैंने बताया मेरे को जानकारी थी 33 नंबर की। लास्ट ईयर की जो मीटिंग थी मैंने अटेंड करी थी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की, तो इस बार मार्कशीट में जो आज मैंने देखा सब में 40 मार्क्स दे रखे हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो थोड़ा सा इसमें डाउट है। मैं आपको एक डाउट जैसे ही मुझे क्लियर होता है ये वाला नियम, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप अपने रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट देखें। पास होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और आगे के अपने सेमेस्टर की अपनी तैयारी भरपूर तरीके से करें। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय वो देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अलावा बहुत सारे MCQs, 2000 से ज़्यादा MCQs हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैंने लास्ट ईयर सबसे पहले मैंने ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए थे। जब तक समझ में आया स्टूडेंट्स को कि ये सब्जेक्ट क्या है, तब तक मैं पूरा सिलेबस इसका ख़त्म करवा चुका था अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पेपर भी मैं CCS के सॉल्व करवा चुका था, क्योंकि फूड फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन का CCS यूनिवर्सिटी में पहले भी पेपर हुआ है ये, क्योंकि पेपर एक्चुअली BA थर्ड ईयर का होम साइंस का पेपर था और एक पेपर इसी का सेकंड पार्ट और था, तो मैंने ये दोनों कराए थे। तो आप मेरी प्लेलिस्ट से विजिट करिएगा। BCom का मैं पेपर ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। BA का पेपर रह गया है, तो जैसे ही मुझे 1-2 दिन में मौका मिलता है तो मैं BA का पेपर भी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं मेरे चैनल से आप उतना ले सकते हैं, ताकि आपको आगे के लिए हेल्प मिल सके। बाय बाय स्टूडेंट्स।